हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और आने वाली वीडियोस में हम फिर क्वेश्चंस पे भी चलेंगे। तो इसमें मैं सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नॉन और मेट्रॉन। ट्रिग्नॉन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मीजर। तो बेसिकली मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स हम ट्रिग्नोमेट्री को कह सकते हैं। अब बेसिक वर्क जो ट्रिग्नोमेट्री का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो ट्रिग्नोमेट्री कर रही होती है, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, हमें उसकी कुछ साइड्स के बारे में पता है, कुछ एंगल्स के बारे में पता है और हमें उसकी बची हुई साइड्स और एंगल्स को फाइंड आउट करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमें वहाँ हेल्प कर रही होती है। यही बेसिक काम है ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिकली यही काम है। ठीक है, अब हम कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। हमें साइड्स दी होंगी और एंगल्स दी होंगी, तो अब हम एंगल के बारे में पढ़ते हैं। सपोज हमने एक रे ली है, इसका ये जो फिक्स पॉइंट है ये ओ है। हम रे के बारे में जानते हैं कि रे का जो एक पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है और दूसरा पॉइंट जो होता है उसको हम इन्फिनिटली जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं ना। तो ये मेरे पास एक रे है, ठीक है, हमने एक रे ली है। अब हम इस रे को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे इसके एंड पॉइंट पे। ये जो है इसका एंड पॉइंट है, कोई भी हम एक एंड पॉइंट ले लेंगे, मतलब चाहे तो ये भी ले सकते हैं बट फिर वो हमें फिक्स्ड मानना पड़ेगा। तो हमने ये फिक्स पॉइंट माना, हम इसको रेफरेंस मान के या इसको फिक्स करके हम इसको रोटेट करेंगे। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे, सपोज मैंने इसको इस डायरेक्शन में रोटेट किया जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और जब इसी रे को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती तो क्या होता है, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रही हूँ तो मेरे पास ये कुछ बन के आएगा। तो ये जो यहाँ पे बना हुआ है, ये जो इनिशियली जो उसकी पोजीशन थी और जो फाइनल पोजीशन उसकी है जब हमने एक पॉइंट को फिक्स किया हुआ है, तो उसके बीच में ये जो फॉर्म हुआ है यही हमारा एंगल होता है। वैसे ही अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करती तो ये एंगल जो बनता वो इधर साइड को बन जाता यहाँ पे। तो वही है इनिशियल रे, और जो उसकी इनिशियल रे की जो पोजीशन है पहले और फाइनल पोजीशन जो हमारे पास उस रे की आई है वो क्या आई हुई है, वो ये आई है। और ये जब इसके बीच में हमारा जो ये रोटेशन हुआ है यही हमारा एंगल फॉर्म करके हमें देता है। अब अगर मैं इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को कैलकुलेट करूं कि कितना रोटेट हुआ है, तो वो कहलाता है इस एंगल का मेजरमेंट। ये जो दो एंगल्स हमारे बने हुए हैं, इन एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, इनका जितना इस रे को हमने रोटेट किया हुआ है, जो इस रे का अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है वो ही एंगल का मेजरमेंट लिया जाता है। तो ये हुई बात हमने इसमें देखा कि एंगल क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ हो रही है या हम कैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली काम क्या करती है, हमने ये समझा। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया है ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना हमेशा वो एक पॉजिटिव एंगल बनता है। और जब मैं यहाँ इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूँगी ऐसे, तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो नेगेटिव एंगल बनता है। तो ये हुई कुछ एंगल्स के बारे में बात। अब हम यहाँ पे रे लेंगे, उसको रोटेट करवाएंगे, एंगल बनाएंगे और फिर देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप सबको पता भी होगा, साइन, कॉस, टेन, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं, इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। तो अब ये रेशियो आते कैसे हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक रे ली है जिस रे का एक पॉइंट है x और दूसरा पॉइंट है a और एक पॉइंट है x। अब मैंने क्या किया है, मैंने इस रे को रोटेट करवाया। मैं इसे सपोज इसकी फाइनल पोजीशन मैंने इसे ये दी है जो कि पॉइंट y तक गई है। अब मैं मानती हूँ कि मैं यहाँ पे इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ पॉइंट a से। यहाँ पे इस ए वाई रे में एक पॉइंट है p, जिस पॉइंट से मैंने ax पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है जो कि है pm जो है परपेंडिकुलर है ax पे, pm इज परपेंडिकुलर ऑन ax। ओके, अब मैंने क्या किया है कि ये जो am है, इस am की डिस्टेंस को सपोज मैं मान लेती हूँ कि जो am की जो लेंथ है ये जो है x यूनिट्स है, और यहाँ से यहाँ तक जो pm की जो डिस्टेंस है या फिर हम इसकी लेंथ कह सकते हैं वो जो है y है। और अब यहाँ पे AP को हम लेटर सपोज भी से कि ये r यूनिट्स। तो अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो मेरा एंगल एक्स ए वाई है वो एक एक्यूट एंगल है, और हम लेटर सपोज इसका नाम हम रख देते हैं थीटा। ये हमारा थीटा एंगल है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट P है ये टर्मिनल साइड पर बना हुआ है, PM मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, और मेरे पास फिर यहाँ पे जो PM मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है तो मेरे पास एक यहाँ पे ट्राइंगल जो बना हुआ है, ट्राइंगल PAM, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम यहाँ पे हमें यहाँ पे और क्या पता है, हमें पता है कि AM जो है वो x है, हमें ये पता है कि PM यहाँ पे जो है वो y है, और हमें ये पता है कि AP जो है वो r है।
ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पर पता है। अब जब हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाता है जिसको हम कहते हैं साइन थीटा। इसे हम साइन थीटा कहते हैं। यहाँ से ये रेशियोज आए हैं जब हमने परपेंडिकुलर इसमें कौन है, पीएम, हाइपोटेनस इसमें कौन है, एपी। तो जब हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं दैट बिकम्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज नोन एज साइन थीटा। उसके बाद अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पे y है और जो इसमें जो हाइपोटेनस है वो मेरा AP है दैट इज r। तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल थीटा। अब अगर मैंने रेशियो लिया बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो जो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है वो बनता है कॉस थीटा, जिसको हम ऐसे लिखते हैं कॉस थीटा। और जो रेशियो हमारे यहाँ पे बनेगा, बेस हमारे यहाँ पे x है और जो हाइपोटेनस है वो मेरा यहाँ पे r है। ऐसे ही हम बाकी के रेशियोज भी डिफाइन करते हैं। जब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आता है तो उस रेशियो को हम बोलते हैं टेन ऑफ एंगल थीटा, या फिर हम कह सकते हैं y अपॉन x, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम कुछ चीज़ों को और डिफाइन करते हैं। जब ये रेशियो परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस जो ये रेशियो है, जब मैं इसी का रेसिप्रोकल कर दूँ और मैं कहूँ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये रेशियो जो हो जाता है, अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो नाम हो जाता है वो हो जाता है कोसेक थीटा। वैसे ही जब मैं b अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल करती हूँ वो बनता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये जो एंगल होता है कॉस थीटा से ये एंगल बन जाएगा मेरा सेक थीटा। और जब मैं इसको रेसिप्रोकल करती हूँ, जो p अपॉन बी है उसको हम b अपॉन p रखते हैं, तो अब ये रेशियो जो होता है रेसिप्रोकल होकर बन जाता है कॉट थीटा। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हमें पता होने चाहिए। यहाँ पर एक बात और है, आप यहाँ पे सोच पा रहे होंगे अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड कर दूँ, मतलब अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दूँ तो मेरा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये सॉल्व होकर p अपॉन बी आएगा ना, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है? तो हमारे पास एक यहाँ पे नई चीज़ जो आई है वो ये आई है कि टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की फॉर्म में लिखा जाता है। फिर तो ऐसे ही हम जो कॉट थीटा होता है उसको भी इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं कॉट थीटा को, कि कॉट थीटा जो होगा वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। और हमें ये तो दिख ही रहा है कि इसका रेसिप्रोकल हमने यहाँ किया तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होगा। टेन को हम साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, कॉट को हम कॉस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं। तो ये हमने बात की कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। और एक बात जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि साइन थीटा का यहाँ पे जो मतलब है ना वो है साइन ऑफ एंगल थीटा। मीन्स जो हम ये साइन थीटा लिख रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि साइन और थीटा को हमने आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया इन दोनों का, ऐसा नहीं है। ये जो है वो है साइन ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा का हम साइन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ये हमने किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए ही डिफाइंड होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास 6 हमने पढ़े हैं ये सारे एक्यूट एंगल के लिए ही डिफाइंड होते हैं। अब अगली चीज़ जो हमने इसमें पढ़नी है वो हमने पढ़नी है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर क्या वैल्यूज होती हैं और हम उन्हें कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम ये पढ़ने वाले हैं। हम कैलकुलेट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर, जैसे कि 0, 30, 45, 60 और 90। तो पहले हम 0 और 90 पे कैलकुलेट करते हैं, फिर बाकी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। जैसे इस ट्रायंगल का नाम मैंने PAM अभी लिखा हुआ था, तो इस ट्रायंगल का नाम आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल PMA ज़्यादा स्टैंडर्ड नोटेशन हो जाएगी इस ट्रायंगल के लिए, क्योंकि राइट एंगल जो है इसका M पे है, तो हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल अगर कह रहे हैं तो हम जो वर्टेक्स है जहाँ पर राइट एंगल बन रहा है उसको मिडिल में शो कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे भी ठीक है, वैसे भी लिखा जा सकता है। ज़्यादा स्टैंडर्ड दिखाना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड नोटेशन में अगर इसको हमें लिखना है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एंगल की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 0 डिग्री पे। तो अब यहाँ पे जो होगा वही काम हमने वापस करना है। हमने पहले यहाँ पे एक रे ली हुई है AX, इस पॉइंट A को फिक्स मानते हुए हमने इसको रोटेट किया है। AY रोटेटेड रे है मेरी, जिसको रोटेट करने के बाद ये पोजीशन बन गई है। पॉइंट P मैंने इस रे AY पे लिया है और PM जो है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है।
जो कि यहाँ पे अब 90 डिग्री का बन चुका है। तो अगर अब मैं एक काम करूँ कि थीटा को मैं कह रही हूँ कि थीटा जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, या थीटा 0 अगर बन रहा है, थीटा को मैं 0 भी मान लूँ, तो जब अगर थीटा 0 बन जाएगा, ये जो ये वाली रे होगी ना, ये जो ए वाई जो रे है, ये तो इसी पर कोइंसाइड कर जाएगी ना, ये तो वापस ये जो ए एक्स थी, ये वापस से जो ए वाई है, ये वापस से ए एक्स ही बन जाएगी। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पॉइंट पी होगा वो तो एम में ही कोइंसाइड कर जाएगा, क्योंकि हम इस रे को इसी पे डाल देना है। एंगल 0 बन रहा है, मतलब ये कुछ रोटेशन ही नहीं होगा तभी तो एंगल 0 होगा, तो ये पॉइंट पी जो होगा एम पे ही कोइंसाइड कर जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि जो मेरा ए पी होगा वो मेरा जो है ए एम के इक्वल हो जाएगा। ये जो ए पी होगा वो ए एम के ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पी और एम जो पॉइंट्स है वो आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे यहाँ पे इस चीज़ के लिए मुझे साइन 0 डिग्री निकालना होता, तो मुझे पता है कि साइन 0 डिग्री का जो रेशियो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर मेरा है ना वो है पी एम, और हाइपोटेनस मेरा यहाँ पे जो है वो है ए पी। लेकिन हमने अभी देखा कि जो पी एम हो जाएगा यहाँ पे, अगर पी एम में कोइंसाइड करेगा तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो पी एम की लेंथ है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि जब ये कोइंसाइड ही कर जाएगा तो रिड्यूस होकर 0 ही आ जाएगा। तो पी एम 0 होगा, यानी कि हम इसको 0 अपॉन ए पी लिख सकते हैं। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि जो साइन 0 डिग्री जो होती है वैल्यू वो 0 के इक्वल आ जाती है। इस तरीके से साइन 0 जो है वो 0 आता है। अब अगर मुझे ऐसे ही साइन 90 कैलकुलेट करना हुआ, इस केस में जो पहला वाला केस था ना, इसमें मैंने ये कहा कि जो थीटा है वो 0 डिग्री हम मान रहे हैं, वो 0 बन जा रहा है। जैसे जैसे थीटा 0 बनेगा वैसे वैसे पी एम भी 0 हो जाएगा, और ए पी जो है वो ए एम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पी और एम जो पॉइंट्स है वो आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। अब अगर हम 90 के लिए बात करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं ना, हम इस पॉइंट को इस तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब हमें ये वाला जो थीटा ये 90 बनाना है। 90 कब बनेगा, जब ये लाइन सीधी ऐसे हो जाएगी तब ये 90 बनेगा। तो हम इस पॉइंट को बेसिकली यहाँ को लेके जा रहे हैं, इधर को हम इसको टेंड करवा रहे हैं, इधर इसकी तरफ लेके जा रहे हैं। तो जब ये एम जो है ए पॉइंट की तरफ जाएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इस केस में अगर मैं ऐसा कह रही हूँ, सेकंड केस में मैं ये कह रही हूँ कि जो एम है उसको ए की तरफ लेके जाओ, अल्टीमेटली ए तक ही ले जा दो, ए पे ही उसको कोइंसाइड करवा दो, हम ये कह रहे हैं। तो उस केस में जो मेरा थीटा बनेगा वो 90 डिग्री बन जाएगा ना। जब ये थीटा 90 बनेगा तो मतलब ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर खिसक के यहाँ आ गया, हम ऐसा कह सकते हैं। तो फिर इस केस में तो जो मेरा ए पी होगा वो पी एम के बराबर हो जाएगा। ए पी और पी एम इक्वल वैल्यूज रखेंगे। फिर अब अगर मुझे इस केस में साइन 90 डिग्री कैलकुलेट करना हुआ, तो साइन 90 डिग्री फिर से क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो परपेंडिकुलर और यहाँ पे हाइपोटेनस अगर होता है तो परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पे क्या है पी एम, हाइपोटेनस मेरा यहाँ पे क्या है ए पी। और मुझे ये पता है कि ए पी और पी एम तो इक्वल हैं, तो दोनों की जगह पे हम पी एम लिख सकते हैं, दोनों की जगह पे हम चाहे तो ए पी लिख सकते हैं। इसका मतलब साइन 90 की जो वैल्यू आती है साइन 90 डिग्री की, वो वैल्यू होती है 1 के इक्वल। ओके अब अगर मुझे इसी में cos 90 कैलकुलेट करना होता तो cos 90 कितना आता, cos का रेशियो जो अभी हमने देखा था वो था बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो मेरा बेस है वो है ए एम, ठीक है, और जो मेरे पास यहाँ पे हाइपोटेनस है वो है ए पी। अच्छा एक बात और है, अगर ए पी पी एम की इक्वल है तो ये ए एम तो 0 हो जाएगा ना अब की बार। जैसे यहाँ पे मैंने पी एम को नीचे ले गए थे हम, तो रिड्यूस होकर 0 हो गया। वैसे जब हम एम को ए की तरफ ले जाएंगे तो ये डिस्टेंस रिड्यूस होकर ये 0 की तरफ चली जाएगी। तो मतलब यहाँ से मेरा ए एम 0 है, तो मैं यहाँ पे जब इसको 0 पुट करूँगी तो ये 0 अपॉन ए पी आएगा, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी वो 0 ही आ जाएगी। इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। अच्छा हम यहाँ पे cos 0 डिग्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देती हूँ cos 0 डिग्री कैलकुलेट। cos 0 डिग्री जो होगा वही होगा ना बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस जो है मेरा यहाँ पे ऊपर वाले केस के लिए हम बात कर रहे हैं, तो बेस जो है यहाँ पे मेरा है ए एम और हाइपोटेनस मेरा जो है यहाँ पे वो है हाइपोटेनस है ए पी। और अभी हमने देखा था पहले वाले केस में जो ए एम और ए पी थे, या ए एम और पी एम जो पी ए जो थे वो आपस में इक्वल थे, तो ये आ जाएगा 1 के ऊपर। इसका मतलब cos 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 होती है। साइन 0 0, cos 0 1, साइन 90 1 और cos 0 0, सॉरी cos 90 0। तो ये मेरे पास वैल्यूज आई हैं साइन और cos थीटा की वैल्यूज 0 और 90 डिग्री पे। अब अगर हमें यही वैल्यूज 30 और 60 डिग्री पे कैलकुलेट करनी है तो अब इसके लिए हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं। ये हमने लिया है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हम समझते हैं ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ये हम मान लेते हैं इसका वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये जो इसका वर्टेक्स है वो सी है। अब हमें ये भी पता है
कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री ईच होता है। इसका मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री होएगा, ये भी 60 डिग्री ही होगा और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री आएगा ना। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम इसकी साइड्स को जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं, हर एक साइड की जो लेंथ है वो हम 2a मान लेते हैं। एक बात इक्विलेटरल ट्रायंगल में होती है, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जब डाल रहे होते हैं या अल्टीट्यूड जब डाल रहे होते हैं, हम अल्टीट्यूड कह लेते हैं, जब अल्टीट्यूड हम किसी भी वर्टेक्स से डालते हैं तो एक तो जिस वर्टेक्स से हम अल्टीट्यूड डाल रहे हैं वो उसको 2 बराबर एंगल्स में डिवाइड कर देता है, और वो जो अल्टीट्यूड जिस उस पर पड़ेगा, जिस साइड पे पड़ेगा, उस साइड को भी 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है। तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट जो वर्टेक्स ए है यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालूँ, अल्टीट्यूड डालूँ, तो ये तो 90 डिग्री बनेगा ही। इस पॉइंट को हम कह देते हैं, ये पॉइंट सपोज डी है मेरा, तो यहाँ जो एंगल्स बनेंगे मेरे, ये 2 जो एंगल बन के आएंगे वो कितने के आएंगे, वो 30-30 के आ जाएंगे ना, क्योंकि ये पूरा एंगल 60 डिग्री का था तो इसने एंगल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल में, तो ये 30-30 ईच हो जाएंगे। ओके, तो ठीक है, अब हम इसमें कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो मेरा ट्रायंगल है, जो ABC मैंने बनाया हुआ है, ये पूरा ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब अगर मुझे इसमें AD की लेंथ निकालनी है, अगर मैं ट्रायंगल में बात करूँ, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD अगर मैं बात करती हूँ, तो ABD में अगर मुझे AD निकालना हुआ, AD क्या है, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ ना इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में अगर मुझे, अच्छा एक बात और, ये जो पूरा साइड है, ये वाली साइड हमने 2a मानी हुई है, जब ये अल्टीट्यूड इस पर पड़ेगा तो ये साइड जो होगी A और A में डिवाइड होगी, क्योंकि 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो AD मेरे पास है मुझे ये निकालना है। मुझे ये पता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम या बौधायन पाइथागोरस थ्योरम जो हम कह रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है मुझे यहाँ पे फिलहाल ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर जो होता है वो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे AD निकालना है, जो AD का होल स्क्वायर होगा वो होगा AB का स्क्वायर माइनस बेस इज BD का स्क्वायर। ठीक है, तो AB जो मेरे पास यहाँ पे है ना, AB जो है वो है 2a का स्क्वायर माइनस BD जो है वो a है, क्योंकि ये पूरी 2a थी और हमने जब ये अल्टीट्यूड डाला था तो ये बराबर 2 हिस्सों में टूट गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा मेरा वो आएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर। अब मुझे AD का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे AD चाहिए, तो फिर ऑब्वियसली मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी तो √3 आएगा और ये भी √3 से बाहर निकल जाएगा क्योंकि a का स्क्वायर है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो AD की वैल्यू है वो √3a आएगी? हाँ, ये √3a ही आएगी। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं sin 30 डिग्री। अब एक बात और यहाँ पे हमें देखनी है, जो भी हमारा थीटा होगा, मतलब जो भी हमारा एंगल होगा ना, उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं। मतलब जब मुझे sin 30 निकालना है तो मतलब मैं इस वाले थीटा, इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ ना, तो ये जो सामने वाली साइड होगी ये परपेंडिकुलर कंसिडर की जाएगी और ये तो हाइपोटेनस है ही, और ये वाली फिर बेस हो जाएगी। जिस भी एंगल की हम बात कर रहे हैं, सामने जस्ट सामने जो उसके है, इसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं 60 की बात करती तो परपेंडिकुलर फिर इसको कंसिडर करते हैं हम AD को। 30 की बात कर रहे हैं तो हम BD को परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे। तो sin 30 इस केस में sin 30 का रेशियो वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर जो मेरा है 30 के केस में वो है BD और हाइपोटेनस जो मेरा यहाँ पे है वो तो AB ही है। तो BD जो आ रहा है वो है A और AB जो है वो है 2A। इसका मतलब sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसी में हम sin 60 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम 30 और 60 एक ही साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेशियो तो P/H ही होता है साइन का। अच्छा एक बात, अब 60 एंगल लिया है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला, ये AD जो है, तो परपेंडिकुलर जो है वो है AD और हाइपोटेनस जो है वो तो AB ही है। तो AD की लेंथ मेरे पास कितनी आई थी अभी, √3a जो परपेंडिकुलर है, और जो AB है वो कितना है, वो है 2a। इसका मतलब जो sin 60 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √3/2। तो ये हमने कैलकुलेट की है sin 30 और sin 60 की वैल्यूज़। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये √3/2 लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये वैल्यू जो है √3/2 है, sin 30 जो है वो 1/2 है। अब अगर मुझे इसी में cos 30 और cos 60 भी कैलकुलेट करना होता तो वो हम कैसे करेंगे, तो अब वो देखते हैं हम। ओके, तो अब ये जो है ना, ये जो sin 60 आया हुआ इस साइड विजिबल नहीं है, sin 60 की वैल्यू जो आई है वो √3/2 आई है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, sin 30 और sin 60 हो गया। अब हम यहाँ से cos 30 और cos 60 को भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो cos 30, cos का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है इस केस में, 30 की बात कर रहे हैं तो 30 ये एंगल है तो परपेंडिकुलर तो ये माना जाएगा। तो अब की बार बेस कौन हुआ, ये AD। ओके, AD अपॉन हाइपोटेनस जो आएगा वो आएगा AB, और AD की लेंथ अभी हमने निकाली हुई है √3a/2।
इसका मतलब ये जो cos 30 की वैल्यू आ गई ना, वो आ गई √3/2। फिर वैसे अगर मुझे cos 60 निकालना है, ये फिर से बेस अपॉन हाइपोटेनस रेशियो होता है इसका। अब cos 60 निकालूंगी तो ये जो होगा ये तो परपेंडिकुलर माना जाएगा आपकी बार इस वाले एंगल के लिए, क्योंकि सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर। तो बेस का काम कौन करेगा आपकी बार? BD। तो BD अपॉन हाइपोटेनस इज AB। तो BD कितना है? BD है A और AB कितना है? 2A। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज़ निकाली है 30 डिग्री और 60 डिग्री पे साइन और कॉस की। हम बाकी वैल्यूज़ कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है अगर हमें साइन और कॉस पता है ना, तो साइन अपॉन कॉस करके tan कैलकुलेट किया जा सकता है, साइन का रेसिप्रोकल करके कोसेक किया जा सकता है, कॉस का रेसिप्रोकल करके सेक कैलकुलेट किया जा सकता है, और tan का रेसिप्रोकल करने के बाद कॉट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करना ईजी है। बेस वैल्यूज़ ये हैं जो हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए और जिनकी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। तो ये हुआ 30 और 60 डिग्री तक का। अब एक जो बचा है वो बचा है 45 डिग्री जो हमें कैलकुलेट करना है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री के लिए हम क्या कर रहे हैं ना, हमने वही रे ली हुई है, हम ऐसे कर सकते हैं, या हमने रे ली है या हमने इसको रोटेट करवाया हुआ है। अब के बाद जो थीटा होगा 45 डिग्री का होगा, यहाँ से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। हम मान लेते हैं कि ये जो रे है मेरी, इसको AX मान लेते हैं, इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ B, और इस पॉइंट को लेट से ये वाला पॉइंट मेरा C है और ये मेरा यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अब अगर ये थीटा यहाँ 45 डिग्री हुआ तो मेरा ये वाला एंगल भी तो 45 डिग्री का ही होगा ना, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम जो आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। एक एंगल 90 है, एक 45 है, तो अब जो बचा है वो बचा ही 45 है, इसको कंप्लीट सम जो है 180 बनाने के लिए। तो ये वाला एंगल भी 45, ये वाला एंगल भी 45। अब हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होती है कि जब उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, अगर ये दो साइड सपोज इक्वल, तो इनके अपोजिट में जो एंगल आ रहे हैं ना, ये दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल। और इसका उल्टा भी ट्रू है, जब ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये अपोजिट में जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं। तो खैर अभी के लिए ये जो मेरे पास है ये 45, ये भी 45, अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो ये साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि जो मेरा AB होगा वो CB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि जो इसकी लेंथ है वो A यूनिट्स है और ये भी जो है फिर A यूनिट हो जाएगी, मान लेते हैं। अच्छा, तो फिर ऐसे AC कितना आएगा? AC जो है वो हाइपोटेनस है, हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो बेस यहाँ पे क्या है? बेस A स्क्वायर है, परपेंडिकुलर भी A स्क्वायर है। तो ये जो मेरा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2A स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से जो मेरा AC आ जाएगा ना, जो AC की लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी √2A। तो ये हुआ मेरा AC। अब हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये जो वैल्यू मेरे पास आई है AC की लेंथ, मतलब हाइपोटेनस की लेंथ, वो आई है √2A। तो अब वही बात हम कैलकुलेट कर लेते हैं sin 45 डिग्री। sin 45 के लिए रेशियो क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 45, अगर थीटा ये ले रहे होंगे तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनस इज AC। तो ये जो इसकी वैल्यू है वो है A और AC जो है वो है √2A, यानी कि मैं इसको 1/√2 कह सकती हूँ। ये हुआ sin 45। अगर ऐसे ही मुझे cos 45 डिग्री भी निकालना हुआ तो cos 45, cos के लिए रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की जो मेरे यहाँ पर वैल्यू है, अब की बार क्योंकि ये 45 डिग्री यही वाला लिया है हमने, वो भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 45 है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस का काम कौन करेगा? AB, और हाइपोटेनस जो है वो है AC। तो AB था A और ये आया था √2A, तो इससे कैंसिल होकर ये वैल्यू आ गई 1/√2। तो sin 45 और cos 45 पे जो वैल्यूज़ आती हैं वो दोनों की इक्वल आती है और जो कि है 1/√2। तो ये हमारी सारी वैल्यूज़ थी जो हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे कैलकुलेट की, 0, 30, 45, 60 और 90। अब हमने कुछ रेशियोज पढ़े। हमने पढ़ा साइन, हमने पढ़ा कॉस जिसको हम कोसिकेंट भी बोलते हैं, हमने पढ़ा टेन को हम टेंजेंट बोलते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा, इसको हम कोसिकेंट बोलते हैं। मैंने कॉस गलत बोल दिया है आई थिंक। हमने शायद मैंने कॉस को कोसिकेंट बोल दिया, नॉट कोसिकेंट, कॉस इज कोसाइन, साइन कोसाइन, टेंजेंट, एंड दिस इज कोसिकेंट, दैट इज कोसेक। इसको हम सेक से दिखाते हैं सिकेंट, और यहाँ पे है कॉट यानी कि कोटेंजेंट। ओके, तो हमने साइन का रेशियो क्या पढ़ा था? P/H। हमने कॉस का रेशियो क्या पढ़ा था? B/H। हमने टेन का रेशियो पढ़ा था P/B। तो आप लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं, है ना। और जो साइन का रेशियो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का B/H, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक इसी का उल्टा, सेक इसका उल्टा, कॉट इसका उल्टा। तो हम इसको इस फॉर्मेट में भी याद कर सकते हैं जिससे हमें इजीली ये चीज़ें याद रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और इम्पोर्टेंट बातों पर ध्यान देंगे जो कि हमें आनी चाहिए, हमें सीखनी भी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।